इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से फर्दर आगे की तरफ हम जब मूव करते हैं दैन जी हम स्टडी करना चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने की सलाहियत रखती है। इसके लिए सबसे पहले जो है माइकल फैराडे जो है उन्होंने और जोसेफ हेनरी जो है उन्होंने काम किया और उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो है हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है वो माइकल फैराडे करता है और वही हमें ये मैसेज देता है कि जी अगर आप किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उसकी मोशन से जो है वो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा इसको हम इंड्यूस करंट कहेंगे और अगर आप उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को इस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी जो कि कांस्टेंट वैल्यू रखेगी। अब फर्दर वो जो मोशन है कंडक्टर की वो ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है और ये जो करंट है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये जो करंट है ये डिपेंड करता है कि जी आप जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसे मूव करवा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इसके अलावा वो जो आपका कंडक्टर और लूप जो है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है। स्लो मूव करेगा तो कम इंड्यूस करंट जनरेट होगा और जो है अगर मोशन जो है वो तेज़ होगी तो करंट ज़्यादा जनरेट होता है। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो तो करंट ज़्यादा जनरेट होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स कम हो तो करंट जो है वो कम जनरेट होगा। इसके अलावा अब फर्दर आगे इससे चलते हुए कि क्या सिर्फ कंडक्टर की मोशन से ही करंट इंड्यूस होता है या अगर आप कंडक्टर को रेस्ट पे रख देते हैं और आपके पास जो मैग्नेट है आप उसे मूव करते हैं यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर आप किसी तरह से उसमें वेरिएशन लेकर आते हैं तो क्या करंट इंड्यूस होता है? जी डेफिनेटली होता है। तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर की मोशन नहीं बल्कि जो आपके पास जो मैग्नेट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो भी वेरी करे तो करंट जनरेट होगा। रिलेटिव मोशन जो है वो करंट जनरेट करती है। देन अब ये रिलेटिव मोशन जो है ये ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है? तो जी इन जनरल रिलेटिव मोशन जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कंडक्टर में से उसको चेंज करती है और वो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो करंट इंड्यूस करने की वजह बनता है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास एक मैग्नेट है और जब इस मैग्नेट को किसी कॉइल में इनवर्ड और आउटवर्ड मूव किया जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो है इस कॉइल के अंदर जो है हम क्या देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट हो रहा है। अगर आप मैग्नेट को स्लो मूव करेंगे करंट जो है वो कम इंड्यूस होता है और अगर आप इस मैग्नेट को जो है मोशन जो है वो तेज़ कर देते हैं तो इन जनरल क्या हो रहा है जी ज़्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और करंट जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा। अब फर्दर जब हमें ये पता लग गया कि जी फ्लक्स की तब्दीली की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से करंट इंड्यूस होता है तो फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें 3 फैक्टर्स हैं जो कि चेंज किए जा सकते हैं अगर आप करंट इंड्यूस करवाना चाहते हैं। अब जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जी बी डॉट ए, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ए जो है वो एरिया है हमारे पास और इसके अलावा जब आप बी डॉट ए को ओपन करेंगे हमारे पास आएगा जी बी ए कॉस थीटा तो एक एंगल भी है। अगर बी चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा और अगर एंगल थीटा चेंज होगा बी और ए के दरमियान देन फ्लक्स चेंज होगा। तो अब हम कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो है जिसमें एक वायर जो है इसको जिसके साथ गैल्वानोमीटर अटैच है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करते हैं। अब इसकी इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट से इन जनरल जो एरिया है उस कॉइल का जो गैल्वानोमीटर वो जो हमारे पास वायर है वो बना रही है वो इनवर्ड और आउटवर्ड जब मूव करता है तो इस एरिया की वेरिएशन से क्या होगा जी फ्लक्स चेंज होगा और करंट इंड्यूस होगा। देन हमारे पास जो सेकंड केस है उसमें एक मैग्नेट जो है वो एक कॉइल्स के इनवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रहा है। अब इन जनरल
मैग्नेट जो है वो जब वो कॉइल के करीब होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कॉइल के लिए ज़्यादा होगी, और अगर आप मैग्नेट को दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, देन फ्लक्स चेंज होगा और आप देख सकते हैं करंट इंड्यूस होगा। और करंट सिर्फ उसी वक्त तक इंड्यूस होगा जब तक इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेटिव मोशन है। अगर इन दोनों को रोक दिया जाए, या मैग्नेट भी रेस्ट पे आ जाए, कॉइल भी रेस्ट पे आ जाए, तो फ्लक्स तो होगा लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा, और चेंज ना होने की वजह से करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड केस में जी हमारे पास जो है एक कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। इस रोटेशन से इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल चेंज होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और करंट इंड्यूस होगा। इसके अलावा दो कॉइल्स जो हैं जो कि एक दूसरे के करीब रखे गए हैं, अगर एक कॉइल के अंदर आप करंट में वेरिएशन करते हैं तो उस करंट की वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज करेगी, जिससे दूसरा कॉइल जो है वो अफेक्ट होगा और उसमें करंट इंड्यूस होगा। तो इन जनरल फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हम किसी भी सिस्टम, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। अब इसको फर्दर देखते हैं जी, हम एक सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं जी, जिसमें हमारे पास जो है एक रेलिंग है जिसको हमने गल्वानोमीटर के साथ अटैच किया है, और अपने सर्किट को, अपने लूप को क्लोज करने के लिए हम एक जो है रॉड जो है ले रहे हैं जिसकी लेंथ जो है वो L है, और उसे हम रेलिंग के ऊपर रख देते हैं, और वो जो रॉड है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है BA के साथ, और जो हमारे पास जो लूप बन रहा है वो है जी हमारे पास BCDA। और आप इसको देन जी हम इस रॉड को जो कि रेलिंग पे रखा है इस पे हम फोर्स लगाते हैं इस तरह से कि ये जो रॉड है ये रेलिंग के ऊपर वेलोसिटी v के साथ रोल होना शुरू कर देता है फर्दर आगे की तरफ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे F अप्लाइड जो है वो हमने इनिशियली पुश किया है उस रॉड को ताकि वो मूव करे। अब इस मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है वो चेंज होगा, और उसकी चेंज होने से जी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, और गल्वानोमीटर हमें जो है वो करंट की मौजूदगी का पता देगा। अब होता कुछ ये है कि जब हम इस रॉड को मूव करते हैं फोर्स लगाने से, तो क्या होगा जी, जो इस रॉड में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है कि जी वो जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई होगी जो हमने पढ़ी थी कि जी वो इक्वल होती है F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के, कि जी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वो जो उस पर फोर्स लगेगी। अब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये जो फोर्स है ये बी की तरफ है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, और आप देखते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब जो है एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है बी पोजीशन पे। इसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज है उस पर ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो जी जब पॉजिटिव अपवर्ड एक्यूमुलेट हो रहा है तो नेगेटिव जो है वो नीचे की तरफ ए पोजीशन पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब जब रॉड मूव कर रहा है तो इस चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास बी पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और ए पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये इन जनरल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही हमारी इंड्यूस ईएमएफ जो है ये इन जनरल मोशनल ईएमएफ को कोरिस्पॉन्ड करती है। अब जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इन जनरल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और जिसकी डायरेक्शन जो है वो बी से ए की तरफ होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा जी, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा बी से सी, सी से डी, डी से ए और अगेन ए से डी की तरफ। इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जी करंट जो है वो फ्लो करेगा जिसको हम इंड्यूस करंट कहेंगे। अब हम अगर इस जो है हमारे पास मोशनल ईएमएफ इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन यूज़ करेंगे E इज इक्वल टू क्यू एफ। देन हम जो है हमारे पास रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल ग्रेडियंट में, उसे यूज़ करते हुए हमारे पास जो है मोशनल ईएमएफ के लिए रिलेशन आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। अब ये वो ईएमएफ है जो इस रॉड की मोशन की वजह से जनरेट होगी और हमारे पास हमारे सर्किट के अंदर जो है इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट होगा। अब इसको फर्दर देखते हैं कि जी ये जो हमारे पास इंड्यूस होने वाली
ईएमएफ है ये फ्लक्स के साथ किस तरह से रिलेटेड है, उसके लिए हम पढ़ेंगे जी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्योंकि हमारा रॉड जो है वो मूव कर रहा था वेलोसिटी v के साथ, तो वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे जी इनिशियल पोजीशन पे हमारे पास जो वेलोसिटी थी, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी विद रिस्पेक्ट टू गल्वानोमीटर, वो हमारे पास x1 है। देन वो रॉड जो है वो मूव करता है, फर्दर आगे की तरफ चलता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाती है जी x2। तो जो हमारे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ऑब्जेक्ट ने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक रोल होते हुए, उसके लिए हमारे पास जो है जो डिस्टेंस आ जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी वो हमारे पास होगी जी x2 माइनस x1। देन हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और हम जो है मोशनल ईएमएफ का रिलेशन यूज़ करते हुए इस केस में हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और जो हमारे पास जो वेलोसिटी है उसके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए हमारे पास मोशनल ईएमएफ मैक्सिमम जनरेट होगी। देन हम एन लूप के लिए जो इंड्यूस ईएमएफ को डिफाइन कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से है जी माइनस एन डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी कि जो आपके पास फ्लक्स में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस होने वाली ईएमएफ के, यानी कि जितना ज़्यादा चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स में उतनी ज़्यादा ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी हमारे सर्किट में, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो करंट जनरेट होगा। अब यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंट करता है जी। अगर नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होंगे तो फ्लक्स जो है वो जो है हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो बहुत अहम है, और ये हमारे पास टिपिकल फिज़िक्स को एक्सप्लेन कर रहा है सारे सेटअप की, कि जी हो क्या रहा है जब फ्लक्स में चेंज आता है तो जो इंड्यूस ईएमएफ है, और ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या बता रहा है कि जी जो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ है उसका जो चेंज इन फ्लक्स के साथ क्या फिज़िकल रिलेशन है। इसके लिए हम लेंजेस लॉ स्टडी करेंगे जो हमें ये बताता है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये इन जनरल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो हमेशा अपोज करेगी उस चेंज को जिसने उसे प्रोड्यूस किया है, यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है जो प्रोड्यूस हो रही है वो हमेशा जो है वो उस कॉज को अपोज करेगी जिसने उसको जनरेट किया है, यानी कि वो जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है वो हमेशा उसको अपोज कर रही होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास जो है एक मैग्नेट जो है उसको हम एक कॉइल के करीब ला रहे हैं। जब वो मैग्नेट जो है वो कॉइल के करीब ले जाया जाता है तो उस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो जो हमारे पास मैग्नेट आ रहा है उसके नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग जो है अपनी साइड पर भी नॉर्थ पोल जनरेट करेगा ताकि जो मूवमेंट है मैग्नेट की उसको रोका जा सके, यानी कि जो इंड्यूस होने वाला करंट है कॉइल में वो हमेशा अपोज करेगा उसको प्रोड्यूस करने वाला जो मैग्नेट है उसकी मोशन को। इसी तरह से अगर हमारा मैग्नेट जो अवे मूव करेगा देन जो करंट जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो जो है नॉर्थ पोल की साइड पर साउथ पोल जनरेट करेगा ताकि मैग्नेट की जो अवे की मोशन है उसे रोका जा सके। ये इन जनरल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसकी सेंस जो है वो समझना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे अभी हमने जो है वो फैराडेज लॉ में देखा कि हमारा जो रॉड है वो मूव कर रहा है और करंट जनरेट होता है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। अब क्या वो रॉड जो है क्या वो मूव करता ही चला जाएगा फर्दर कि कभी रुकेगा भी? अब इन जनरल होता ये है कि जब रॉड जो है आप उस पर फोर्स लगाते हैं और वो वेलोसिटी v के साथ मूव करना शुरू करता है और उसमें करंट इंड्यूस हमारे सर्किट में हमारे लूप में हो जाता है, तो इस करंट की वजह से उस रॉड के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करना शुरू करती है, जिसे हमने पढ़ा था कि जी हमारे पास जब कोई करंट कैरिंग जो वायर है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाए तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं F = ILB से। अब अगर
करंट आई है हमारे पास, लेंथ जो है वो हमारे पास रॉड की गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, अब रॉड में से करंट गुजर रहा है और वो जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जो फोर्स लगेगी वो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और हम क्या देखते हैं कि जैसे फर्दर ये जो रॉड है ये आगे मूव करता है, रोल करता है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इस फोर्स की वजह से कम होती चली जाएगी, यानी कि ये जो फोर्स है ये उस रॉड को मूव करने से रोकेगी। और ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ है कि ये जिस रॉड की मोशन है वो करंट इंड्यूस कर रही है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि वो इस रॉड की मोशन को रोके, इस रॉड की मोशन को अपोज करे। अब ये जो फोर्स है ये रॉड को रोकेगी, यानी कि जब ये रॉड जो है ये मूव करेगा तो जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी करंट की वजह से वो इस रॉड को स्लो डाउन करेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये रॉड रुकता चला जाएगा। ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। इन जनरल जब आप रॉड को मूव करवाते हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है रॉड की वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगर ये रॉड मूव ही करता रहेगा तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी तो एग्जिस्ट करती है लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है, वो कहीं से पैदा हो रही है कि जी एक फॉर्म जो है वो दूसरी में कन्वर्ट तो नहीं हो रही। लेकिन इन जनरल होता ये है कि जब ये रॉड जो है ये फर्दर आगे मूव करता है और रुकता चला जाता है तो हम ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जा रही है। देन ये जो सारा सिस्टम है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिहेव कर रहा है कि जो रॉड का रुकना है वो इन जनरल ये कोरिस्पॉन्ड करता है कि आपकी एक फॉर्म जो है एनर्जी की वो दूसरी फॉर्म यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर ये मूव ही करता रहेगा तो इसका ये मतलब हुआ कि जी काइनेटिक एनर्जी भी आती जा रही है कहीं से और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी जनरेट होती जा रही है, जो कि मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जो हमारा लेंज़ेस लॉ है क्योंकि ये कोरिस्पॉन्ड करता है इंड्यूस करंट को, इस वजह से हम हमेशा सर्किट को क्लोज लेंगे। अगर हमारा जो लूप है वो क्लोज नहीं होगा तो हम जो है वो इंड्यूस करंट को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज लूप में फ्लो करता है। देन इसके अलावा अगर हम इंड्यूस करंट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं देन हम और क्या कर सकते हैं जी, हमारे पास एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्शन, अब ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है इन जनरल इसमें क्या होगा कि अगर दो कॉइल जो कि एक दूसरे के करीब रखे गए हैं और आप एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे कॉइल तक होता है देन और उसमें करंट इंड्यूस हो, तो हम ये कहेंगे कि ये जो फिनोमेना है ये म्यूचुअल इंडक्शन है और इसमें दो कॉइल जो है वो म्यूचुअली एक दूसरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन है उसको महसूस करते हुए एक दूसरे कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो रहा है, जिसको गल्वानोमेटर जो है वो डिटेक्ट करेगा। इसमें हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है वो इन जनरल वो कॉइल है जिसके साथ बैटरी और जो है बैटरी अटैच है जिसमें करंट को वेरी किया जा रहा है, और हमारा जो दूसरा कॉइल है जिसके साथ गल्वानोमीटर अटैच है वो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। अब जो है अगर जितनी ज़्यादा फ्लक्स जो है वो आप सेकेंडरी कॉइल में से पास करना चाहते हैं वो डिपेंड करेगी आप कितना ज़्यादा करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में से पास कर रहे हैं, यानी कि जो टोटल फ्लक्स है आपके पास सेकेंडरी कॉइल का वो प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास टोटल करंट जो है आपके पास प्राइमरी कॉइल के अंदर। और अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास जो है वो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे और ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि ये डिपेंड करता है कि जो आपके पास दोनों कॉइल्स हैं उनके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसके अलावा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है जी दोनों कॉइल्स का, इसके अलावा ये जो दोनों कॉइल्स हैं ये एक दूसरे से करीब रखे हुए हैं या दूर रखे हुए हैं, इसके अलावा ये जो कॉइल्स हैं ये जो जिसके ऊपर ये वाउंड किए गए हैं वो हमारे पास जो है वो कोर मटेरियल कौन सा है। इन जनरल हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो जो करंट की इंडक्शन है वो बढ़ जाती है और बेहतर रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। देन जी हम जो हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी कॉइल में उसे हम डिफाइन करते हैं एप्सिलॉन एस जो है वो हमारे पास इक्वल होगा -m रेट ऑफ चेंज इन
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, यानी कि जो जितना ज़्यादा प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज होगा तो उतना ज़्यादा ही वो अफेक्ट जो है वो सेकेंडरी कॉइल महसूस करेगा और उसके अंदर ईएमएफ जो है उसके अकॉर्डिंगली जनरेट होगी। जो यूनिट है हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्टेंस का वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो है जी हमारे पास जो है वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, जिसको हम हेनरी भी कहते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल इंडक्शन के अलावा हमारे पास है जी सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जी ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक कॉइल के अंदर करंट की वेरिएशन अपने अंदर ही जो है उसी सेम कॉइल के अंदर जो है वो करंट को इंड्यूस करने की वजह बनेगी। अब अगेन अगर नंबर ऑफ फ्लक्स जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट आई के जो कि उस जो है हमारे पास पास कर रहा है कॉइल में से, देन हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। और जो इंड्यूस ईएमएफ है हमारे पास सेम कॉइल में वो इन जनरल इक्वल होती है अब साइलेन इज इक्वल टू माइनस एल रेट ऑफ चेंज इन करंट के। जितनी जो है वो स्पीड के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट चेंज होगा उतनी ही जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेम कॉइल के अंदर। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये इन जनरल हमारी अप्लाइड जो वोल्टेज था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इसीलिए हम इसको अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ बैक ईएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि जी एक ही कॉइल में इंड्यूस होने वाली जो ईएमएफ है वो बैक ईएमएफ क्योंकि वो अपोज करती है हमारे अप्लाइड वोल्टेज को। देन ये जो हमारा सिस्टम है जिसमें एक कॉइल के अंदर वेरिएशन से उसी में करंट इंड्यूस होता है और एक सिंगल कॉइल को हम इंडक्टर भी कहते हैं। और ये जो इंडक्टर है ये अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने की का सबब बनता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए हम कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से अगर आप मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंडक्टर्स यूज़ करते हैं। अब ये जो इंडक्टर्स हैं इनमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो डिपेंड करेगी इंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस पे, इसके अलावा पास होने वाले करंट पे, जिसको हम डिफाइन करते हैं हाफ एल आई स्क्वेयर से। अब ये जो हमारे पास इंडक्टर की इंडक्टेंस है हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हमारे पास होगी जी म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल के। ए एल जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास जो कॉइल है उसका, म्यू नॉट जो है वो कांस्टेंट है हमारे पास, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को कोरिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो एन के साथ है, एन स्क्वायर है और म्यू नॉट है और इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम फैक्टर है जी ए एल। इसके अलावा अगर आप जो है वो एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो हमारे पास होगी जी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट के। इलेक्ट्रिक जो एनर्जी थी हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी जो डेंसिटी थी कैपेसिटर के लिए वो डिपेंड करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल थी। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है और जो है साथ हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक कांस्टेंट्स आ जाते हैं। अगर हम ये जो इंड्यूस करंट है इसे हम यूज़ करना चाहते हैं अपने लिए तो हम क्या करेंगे, तो हम हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है सिंपली जिसको इस्तेमाल करते हुए हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं जी एसी जनरेटर। और ये जो एसी जनरेटर है ये काम करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कि जी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के लिहाज से चेंज होगा तो हमारे पास जो कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस होगा जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फर्दर आगे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में। अब जी एसी किस तरह से जो हम जनरेट करते हैं उसके लिए हमारे पास जो कॉइल है हम उसे सपोज करते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हुआ है। देन मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो हमारे कॉइल से पास कर रहा है, लेकिन जब तक ये कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रहेगा फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। फ्लक्स तो मैक्सिमम है लेकिन चेंज नहीं है। लेकिन जैसे ये कॉइल जो है इसको हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इसको रोटेट करते हैं और इस रोटेशन की वजह से आपका जो कॉइल है वो फर्दर रोटेट करते हुए फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करता है। देन हम क्या देखते हैं, अब फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है और फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा। स्टार्ट में जब फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम था तो जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था वो हमारे पास
ज़ीरो था क्योंकि फ्लक्स में चेंज जो है वो ज़ीरो था। लेकिन जैसे ही कॉइल जो है वो रोटेट करना शुरू करेगा और वो परपेंडिकुलर पोजीशन से हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन की तरफ जाएगा, देन हम क्या देखते हैं, फ्लक्स में मैक्सिमम चेंज अकर करेगा और जब तक वो कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पहुंचेगा हमारे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो मैक्सिमम हो चुकी होगी। देन अगेन वो कॉइल जो है वो रोटेट करता हुआ आगे की तरफ मूव करता है और जो कॉइल जो है जैसे ही वो फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा, अब हम क्या देख रहे हैं, पहले जी हमारा जो फ्लक्स था वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ गया, तो हमारे पास मैक्सिमम चेंज अकर किया पॉजिटिव डायरेक्शन में। देन उससे आगे जो है हमारे पास जो हमारा फ्लक्स है अब वो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन जो है इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव रीजन में हो जाती है। देन जी हमारे पास कंप्लीट साइकिल बनता है जिसको हम एसी करंट और एसी वोल्टेज से कोरिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो है उसमें हम जो है कुछ इस तरह से है कि जी उसमें हम जो है हमारे पास स्लिप रिंग्स हैं उसकी बजाय हम यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग्स। ये जो है ये 1834 में फर्स्ट टाइम विलियम स्टर्जन जो है उन्होंने दरियाफ्त किया था, एक डिवाइस बनाई थी जिसको हम कम्यूटेटर कहते हैं। अब ये जो कम्यूटेटर है ये और जो स्प्लिट रिंग्स हैं हमारे, ये इस तरह से हम अटैच करते हैं कि जी ये हमारे पास जो ऑपोजिट आर्म्स हैं कॉइल के वो सेपरेट जो स्प्लिट पार्ट्स हैं हमारे पास रिंग के उसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं और ये जो स्प्लिट हमारे पास रिंग्स हैं इनके दरमियान कुछ गैप है और ये गैप जो है ये जब हमारे पास कार्बन ब्रशेस से पास करता है तो इस रीजन पे हमारे पास करंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। अब ये होता कि इस तरह से जी हम जब हमारा जो कॉइल जो है हम उसको रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा और बढ़ना शुरू होगा। जैसे ही करंट जो है वो मैक्सिमम होता है उसके बाद मिनिमम की तरफ चलता है और हमारे पास वोल्टेज जो है वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो ज़ीरो हो जाती है। इंड्यूस ईएमएफ ज़ीरो का मतलब ये है कि जनरल जो स्प्लिट पार्ट्स हैं वो इस वक्त कार्बन ब्रशेस के साथ हैं और जो करंट हमारे पास हमारे कॉइल में से ज़ीरो है। अब फर्दर जब जो है हमारा जो करंट जो है वो फर्दर आगे मूव करेगा तो कॉइल की जो स्प्लिट पार्ट्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो कार्बन ब्रशेस के साथ चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सेम साइड पे हमेशा जो है वो सेम करंट फ्लो होता रहेगा, यानी कि हमारा करंट अगेन ज़ीरो से स्टार्ट होगा और अगेन पॉजिटिव पीक की तरफ जाएगा। दैन इसी तरह से हमारे पास जो है डीसी जनरेटर के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहेगा जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट करंट है ये कॉन्स्टेंट नहीं है बल्कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम अभी भी इसमें फ्लक्चुएशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अगेन जो अहम चीज़ है वो क्या है जी कि जब करंट जो है वो कॉइल में ज़ीरो होगा और अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा करने ही वाला होगा, देन हमारे पास जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो अपनी जो है कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज करते हैं, जिससे करंट जो है अगेन सेम डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाता है और यही जो है वो डीसी करंट को प्रोड्यूस करने का सबब बनता है। इसके अलावा हम सिंगल कॉइल यूज़ नहीं करते, हम जो है सिस्टम यूज़ करते हैं, मल्टीपल कॉइल्स को इकट्ठा यूज़ करते हैं जिसको हम जो है वो आर्मेचर का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट जिस तरह से हमारे पास डीसी जो है वो जनरेटर है, अगर आप डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मोटर में हम जो है कोई इनपुट वोल्टेज देंगे और वो जो हमारी जो इनपुट वोल्टेज है यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे पास डीसी मोटर का वो हमारे पास है जी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, कि जी अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा। ऑपोजिट साइड पे हमारे पास टू फोर्सेस एक्ट करती हैं और वो जो फोर्सेस हैं वो कपल जनरेट करती हैं, जिससे जो है वो जो हमारा जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू हो जाता है। अब ये जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पे, गुजरने वाले करंट की मिकदार पे, एरिया ऑफ कॉइल पे और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। ये हमारे पास बेसिकली मैक्सिमम जो टॉर्क है वो इन चार चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर करंट जो है वो ज़ीरो हो जाए रोटेट करते हुए कॉइल के लिए तो टॉर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। देन जो है हमारा जो कॉइल है
वो जर्क महसूस करेगा और कंप्लीट रोटेशन जो है वो डिस्टर्ब होगी। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम आर्मेचर बनाते हुए जो उसका कोर है वो हम हमेशा सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं ताकि इस जर्क को हम कम से कम कर सकें। और प्रॉपर जो फॉर्मेशन है आर्मेचर की जिसमें मल्टीपल हम कॉइल्स यूज़ करते हैं वो भी इस जर्क को रिड्यूस कर देती है, कम से कम कर देती है। अब इसमें जो हमारे पास अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो डीसी मोटर है इसमें हमारे पास सेम साइड पर हमेशा सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता रहेगा। इन जनरल इसका मतलब क्या है जी कि सेम साइड पर हमेशा सेम करंट फ्लो करेगा। अदरवाइज जो है अगर ऐसा ना हो तो फिर ये हमारी जो मोटर है ये कंटिन्यूसली रोटेट नहीं कर सकती। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पास जो है स्क्रीन पे जो साउथ डायरेक्शन है उसमें जो करंट की जो अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको नज़र आ रहा है, और जो नॉर्थ साइड है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो करंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारे पास जो बैटरीज की अटैचमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि जी हमारे पास जो है वो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। अब अगर जो हमारे पास नॉर्थ साइड है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करके साउथ साइड पे जाएगी तो अब नॉर्थ साइड पे पहले तो हमारे पास करंट जो था वो डाउनवर्ड था, लेकिन जैसे ही रोटेशन होगी, हाफ रोटेशन होगी और हमारा जो कॉइल है वो रोटेट करके जो है वो नॉर्थ वाली साइड जब जो है वो साउथ की तरफ जाएगी तो देन क्या तब भी उस साइड में से जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर वो जो है डाउनवर्ड ही फ्लो करेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कम्यूटेटर जो है वो हाफ रोटेशन के बाद जो है वो हमारे पास पोजीशंस चेंज कर देता है कि जी जो हमारे पास फर्दर जो नॉर्थ साइड पे हमारे पास जो कॉइल का रीजन था वो रोटेट होने के बाद जो है वो साउथ साइड पे चला जाएगा, तो अगेन उस साइड पर जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा अपवर्ड ही रहेगी, वो डाउनवर्ड नहीं होगी। और इसी चीज़ की वजह से हमारी मोटर के अंदर जो है वो कंटिन्यूस रोटेशन जो है वो होती रहती है। अगर ऐसा ना हो, अगर हम कम्यूटेटर को यूज़ ना करें जो बार बार करंट की डायरेक्शन को सेम ना रखे, देन हमारा जो कॉइल है वो प्रॉपर रोटेट नहीं करेगा बल्कि उसकी बजाय ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो कम्यूटेटर जो है वो हमारे डीसी डिवाइसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहम वो डिवाइस है जिसको यूज़ करते हुए हम जो है वो कंप्लीट रोटेशंस जो हैं वो हासिल करते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा अहम जो चीज़ है हमारे पास जो कि एनर्जी को लॉस की वजह बनती है, जिसको समझना ज़रूरी है जनरेटर्स में भी और मोटर्स में भी, वो है जी हमारे पास बैक ईएमएफ इफेक्ट्स जो हैं। जैसे कि जब एक जनरेटर जो है वो वेलोसिटी v के साथ जो है उसकी जो साइड्स हैं वो रोटेट करती हैं अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है एक जनरेटर जो है उसका कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से करंट I जनरेट हो रहा है जो कि आपको ऑपोजिट एंड्स पे नज़र आ रहा है। जैसे अपर साइड के ऊपर आप देखते हैं वो जो करंट है वो आउटवर्ड है, जबकि जो लोअर साइड है वहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो करंट है वो इनवर्ड, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। अब जब ये जनरेटर का ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा, वेलोसिटी v जो है उसको कोरिस्पॉन्ड कर रही है, देन जी करंट I जो है वो इंड्यूस हो रहा है। अब ये जो करंट I इंड्यूस होगा इसकी वजह से, क्योंकि अब ये सिस्टम जो है अगर आप जनरेटर की बात करें जिसमें कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो करंट जनरेट होता है। अब उस कॉइल में करंट के आ जाने की वजह से जो कि मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है, एक जो है वो फोर्स अप्लाई होगी जो कि इस कॉइल को ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने का सबब बनेगी। और यही वो रोटेशन है जिसको हम बैक ईएमएफ इफेक्ट से जो है वो कोरिस्पॉन्ड करते हैं। अब जनरेटर जो है वो फर्दर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट करना चाहता है, जबकि जो हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके ऊपर लग रही है करंट I की वजह से वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगी। यानी कि अगर आप अपने जनरेटर को कंटिन्यूसली रोटेट करवाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, अदरवाइज जो है हमारा जनरेटर जो है वो स्लो डाउन होता चला जाएगा। यानी कि जो एनर्जी जो लोड जो है फर्दर जो आगे आप जो है वो जनरेटर से ले रहे हैं, अगर आपको वो लोड को कंटिन्यूसली एनर्जी देनी है तो आपको जनरेटर को कंटिन्यूसली जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो देना होगी। इसी तरह से जी हमारे पास
बैक ईएमएफ इफेक्ट है मोटर्स में। अब मोटर जो है उसे हम उसको हम डिफ़ाइन करते हैं जी, हम एक ऐसी डिवाइस जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी हमें वापस करती है। लेकिन ये जो मोटर है ये इन जनरल जनरेटर है रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो जब वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो उसमें उस रोटेशन की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब वो जो इंड्यूस होने वाली ईएमएफ है वो डिपेंड करेगी कितनी स्पीड के साथ हमारा जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, और हमेशा इंड्यूस होने वाली जो ईएमएफ है वो अपोज करेगी, यानी कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज थी V। देन हम अपने जो हमारे पास जो कॉइल है उसके करंट को डिफाइन करेंगे I इज इक्वल टू V माइनस बैक ईएमएफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय हमारे पास जो रेजिस्टेंस है कॉइल की R। अब अगर आपकी जो मोटर है वो जस्ट स्टार्ट ले रही है, तो जब स्टार्ट ले रही है तो उसकी जो वर्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड वोल्टेज की वजह से है। देन हमारे पास जो ईएमएफ है वो स्टार्ट में ज़ीरो होगी, यानी कि स्टार्ट में हमारे पास जो करंट है हमारे मोटर में वो डिफ़ाइन किया जाएगा I इज़ इक्वल टू V डिवाइड बाय R से। लेकिन अगर मोटर जो है वो हमारी जो है रनिंग में आ जाती है, देन हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ जो है वो बढ़ती चली जाएगी और करंट जो है हमारा वो हमारे मोटर में जो है वो ओवरऑल जो करंट है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से हमारी मोटर जो है वो ओवरलोड हो जाती है, और मोटर के ओवरलोड का क्या मतलब है जी, कि आपकी जो बैक ईएमएफ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि ऐसा होगा कब, आपकी मोटर जो है वो रोटेट कर रही थी, आपकी मोटर जो है वो रोटेट कर रही थी, आपकी जो इंड्यूस ईएमएफ है वो जनरेट हो रही थी और इतनी जो है ना जनरेशन थी कि वो जो मोटर जो है उसको उसने स्लो डाउन करना शुरू कर दिया। देन जैसे ही मोटर जो है वो स्लो डाउन होगी, बैक ईएमएफ जो है वो कम होगी, और जब बैक ईएमएफ कम होगी देन हमारे पास क्या होगा कि हमारी जो मोटर है उसमें से मैक्स जो है बहुत ज़्यादा करंट पास करना शुरू होगा जिसकी वजह से हमारी जो मोटर है वो ओवरलोडेड होकर और ज़्यादा करंट के पास करने की वजह से बर्न भी हो सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब ट्रांसफार्मर जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो है जी हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये काम करता है। अब किस तरह से काम करता है जी हमारे पास कि जी अगर आप जो है एक कॉइल, हमारे पास दो कॉइल हैं, एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और वो जो कॉइल है वो इलेक्ट्रिकली तो उसका सेकेंडरी कॉइल के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो है वो हम एक कोर यूज़ करते हैं जिसके थ्रू जो है ये दोनों कॉइल्स आपस में लिंक्ड हैं। अब प्राइमरी कॉइल में तब्दील होने वाला वोल्टेज और करंट जो है वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है वो वोल्टेज जनरेट करेगा। देन हमारे पास ट्रांसफार्मर की इक्वेशन आ जाती है जो कि जी वोल्टेज क्रॉस सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज क्रॉस प्राइमरी कॉइल जो है वो इक्वल होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉइल। यानी कि जो वोल्टेज की रेशो है वो हमेशा इक्वल होगी नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो के। देन हमारे पास जो ट्रांसफार्मर हैं वो दो किस्म के हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स। अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स हैं उसमें हम जो है प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी के ऊपर ज़्यादा वोल्टेज हासिल करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे जो सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो ज़्यादा होंगे प्राइमरी के लिहाज से। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। दैन अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो सेकेंडरी के नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो कम होंगे और प्राइमरी के जो हैं वो नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा रखे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम आपके पास जो कॉइल्स हैं वो आपस में मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, जो कि कोर ने उन्हें कनेक्ट किया हुआ है। अब ये जो कोर है इसमें इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ही ज़्यादा अहम है, जिसके ऊपर हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करेगी कि जी वो किस तरह से काम करेगा। इसके अलावा हमारे ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी सर्किट है उसमें जो हमारे पास करंट है जो है वो IP है, और जो सेकेंडरी साइड पे हमारे पास करंट है उसको हमने IS से रिप्रेजेंट किया हुआ है।
देन हम जो है अपने हमारा जो आइडियल ट्रांसफार्मर होगा उसके लिए हम हमारे लिए जो इनपुट पावर है वो हमेशा इक्वल होगी आउटपुट पावर से। हम एक रिलेशन बना सकते हैं इनपुट पावर को आउटपुट पावर से इक्वेट करते हुए कि जी हमारे पास जो वोल्टेजेस की रेशो है वो हमेशा करंट की रेशो के इन्वर्स में होगी, यानी कि जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो कम होगा, और जहाँ पर हमारे पास जो है वो करंट ज़्यादा है वहाँ वोल्टेज जो है वो कम होगा। इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए। हम जो है वो जहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी की तरसील करनी होती है हम वहाँ पर यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज को जो है वो हाई वोल्टेज में चेंज करता है। वोल्टेज तो बढ़ जाता है लेकिन करंट जो है वो कम हो जाता है, और वो जो हमारे पास कम करंट है उसको हम इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेंड करते हैं। अब क्योंकि करंट कम है इस वजह से जो पावर लॉसेस हैं उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। दैन इसके अलावा जो हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें दो वजूहात की बिना पर पावर जो है वो लॉस हो सकती है। वो जो उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है जी वो है हमारे पास एडी करंट्स। एडी करंट जो है ये इन जनरल जो है फ्लक्स में चेंज की वजह से जो हमारे पास कोर मटेरियल है उसमें करंट जनरेट हो जाता है, और ये जो कोर मटेरियल के अंदर करंट जनरेट होता है ये कोर मटेरियल को हीट अप कर देता है, उसके गर्म होने की वजह बनता है, जिससे पावर जो है वो लॉस हो सकती है। तो अब कोर मटेरियल में करंट को फ्लो करने से रोकने के लिए हम कोर मटेरियल के जो हमारे पास जो स्लाइसिस हैं उनको लैमिनेट कर देते हैं, यानी कि उसमें जो हमारे पास आयरन मटेरियल होता है उसमें हम लैमिनेशन यूज़ करते हैं ताकि जो एडी करंट जो है वो फ्लो ना कर सके। इसके अलावा जो दूसरे हमारे पास लॉस की वजह है वो है जी हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस। अब ये हिस्टैरिसीस लॉस जो क्या है कि जी आपने प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के साथ मैग्नेटिकली लिंक करना है, यानी कि जो आपका कोर मटेरियल है वो एक अच्छा मैग्नेटाइजेशन मटेरियल होना चाहिए जिसमें हम प्रेफर करते हैं सॉफ्ट आयरन को। और जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस ये है कि जब आप उसको मैग्नेटाइज करेंगे तो कुछ एनर्जी जो है हमारी वो तो जस्ट मैग्नेटाइजेशन के लिए यूज़ हो जाएगी, दैन कुछ एनर्जी जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए यूज़ होगी। तो इसका ये मतलब है कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग के दौरान मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में बहुत सी एनर्जी जो है वो लॉस हो सकती है। दैन हम यूज़ करते हैं इस हिस्टैरिसीस लॉस को कम से कम रखने के लिए हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो कि बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी हो जाता है और उसकी डीमैग्नेटाइजेशन भी जो है वो आसान है। इसके अलावा अपने ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम रखी जाए। इसके अलावा जो आपकी जो कोर की जो बनावट है और आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की जो एडजस्टमेंट है वो कुछ इस तरह से की जाती है कि प्राइमरी कॉइल का मैक्सिमम जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल पे से पास आउट कर सके, यानी कि जो फ्लक्स की कपलिंग है जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान जो मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रोपगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल बनाई जाती है, मैक्सिमम बनाई जाती है, ताकि जो है वो दोनों कॉइल्स जो हैं वो आप जो है एक दूसरे के इफेक्ट की वजह से जो है प्राइमरी से सेकेंडरी तक जो है वो करंट जो है वो ट्रांसफ़र हो सके।